हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जी के एकेडमी पर। तो चलिए साथ ही हम बात करते हैं आगामी जो 2023 में जो राजस्थान अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था राजस्थान के साथ लगने वाली दूसरे स्टेट की सीमा के बारे में। इसके अलावा हमने राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की इंटरनेशनल सीमा और राजस्थान की इंटर स्टेट सीमा भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए हम किसी भी प्रकार का लेखन कार्य नहीं करेंगे, केवल और केवल हम सबसे पहले इसको मैप से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैप। तो चलिए दोस्तों, ये आपका राजस्थान का मैप बनकर तैयार हो गया है, टूटा फूटा ही सही, लेकिन ये मैप हमने बना लिया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये है हमारा आपका राजस्थान और ये है राजस्थान का मैप। कोई भी हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें राजस्थान का मैप आना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमें बाकी सब लेखन कार्य करना है। सबसे पहले हम बात करें तो आपको सबसे पहले बता दिया था कि राजस्थान का स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर है। इसके अलावा 1,070 किलोमीटर जो इंटरनेशनल सीमा है। इसके अलावा 4,850 किलोमीटर की सीमा जो इंटर स्टेट सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात उसमें सेशन में कर ली थी कि सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका पाली ज़िला। ठीक है, इसके अलावा 8 ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती हैं, उसमें भी झालावाड़ जिला सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हम बात करें तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो वो लगती है हमारी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इंटरनेशनल सीमा की बात की जाएगी तो जिसमें 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान का जो बात करें, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई बात करें। ठीक है, तो ये है राजस्थान की, यहाँ से उत्तर सीमा शुरू होती है, इसके अलावा ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, उत्तर में है गंगानगर जिला और दक्षिण में आता है लास्ट में बांसवाड़ा आपका जिला। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये लंबाई कितनी है, तो ये है 826 किलोमीटर। ठीक है, तो 826 किलोमीटर ये आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। फिर हम बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाएगी यहाँ का किसकी, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक, तो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर मिलेगी, 869 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ये 869 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा ये बांसवाड़ा ज़िला है, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा ज़िला, यहाँ सीमा लगती है। उस गांव का नाम की बात की जाए तो यहाँ गांव पड़ता है अपना बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा। ठीक है, बोरकुंडा जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, सबसे दक्षिणी जिला है राजस्थान का और यहाँ सबसे दक्षिणी सीमा लगती है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। इसके अलावा बात करें तो कर्क रेखा जो कि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक, तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में गांव कौन सा है, बोरकुंडा गांव जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है, तो उत्तरतम गांव की बात करें तो वो गंगानगर में आएगा और गंगानगर का वो गांव कौन सा है, तो वो गांव है कोणा गांव। गंगानगर में यहाँ पड़ेगा कोणा गांव, कोणा गांव आपका पड़ेगा गंगानगर में। तो ये हो गया आपका, उत्तर में तो कोणा गांव है, दक्षिण में बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फिर हम बात करें आपके पश्चिम की बात की जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पश्चिम में ज़िला आपका पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर आपका। जैसलमेर का जैसलमेर का गांव है कटरा गांव, कटरा गांव सम जैसलमेर में। ठीक है, कटरा गांव सम जैसलमेर में आपका ये पश्चिमी सीमा लगती है। ठीक है, उधर हम बात करें सुदूर पूर्व की तो वो पड़ती हैं धौलपुर में सिलाना गांव पड़ता है राजाखेड़ा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील है
राजाखेड़ा, और ये पड़ता है आपका धौलपुर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन से गांव सुदूरतम हैं, उनको ये चारों गांव है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो ये उत्तर दक्षिण सीमा यहाँ काटेगी वो काटेगी आपकी गंगानगर, सॉरी आपकी नागौर जिले में, नागौर में, ठीक है। वैसे हम बात करें तो राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को, नागौर बीच में पड़ता है इसलिए, और जो राजस्थान का हृदय है वो अजमेर को कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों बात आती है आपकी राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात आएगी, ठीक है। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी हम यहीं से लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी। तो अक्षांशीय विस्तार आपका यहाँ से पड़ेगा 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 3 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है बांसवाड़ा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट पड़ेगा, सॉरी 30 मैंने बोल दिया था, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पड़ेगा कोणा गांव गंगानगर में, ठीक है। तो यहाँ कितना पड़ेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ भी पड़ेगा, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तो आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। फिर हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है आपका देशांतरी विस्तार यहाँ जैसलमेर से स्टार्ट हो जाता है, जो लगता है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और सीक्वेंस वाइज आपको भी याद रखना है ताकि आप भविष्य में कभी ऐसी चीज़ों को भूलो नहीं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी चीज़ों में होता है और ये चीज़ें आनी भी ज़रूरी, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं और बेसिक जानकारी नहीं होती तो हमें किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर धौलपुर में पड़ेगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि जैसलमेर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ेगा, कितना तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर दोनों जगह लिखने का मतलब आपको ध्यान ही कि राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण राजस्थान भी आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। तो ये चीज़ें होगी। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण गांव कौन कौन से, पूर्व पश्चिम गांव कौन से, इसके अलावा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 2-3 ऐसे गाँव हैं जिसका जिक्र मैं यहाँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले 2-3 ऐसे गाँवों की जो कि गंगानगर में स्थित हैं और हनुमानगढ़ में, ठीक है। एक गांव आपका पड़ता है कोणा गांव, कोणा गांव, ठीक है। एक गांव पड़ता है आपका हिंदूमलकोट, हिंदूमल। ये आपको बताने का मतलब ही है कि इसमें कन्फ्यूज है और वो कन्फ्यूज आपको दूर करना मेरी जिम्मेवारी बनती है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ। कोणा गांव एक, दूसरा है हिंदूमलकोट, तीसरा है टिब्बी। लगभग ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इस कारण इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं हम, टिब्बी। और चौथा है मसीतावली, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 बातें 4 गांव मैंने लिख दी हैं। कोणा गांव तो आपको ध्यान ही गंगानगर में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है, कोणा गांव गंगानगर, ठीक है। उत्तरतम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदूमलकोट। हिंदूमलकोट भी गंगानगर में है और यहीं से राजस्थान की स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय
सीमा शुरू हो जाती है। आपकी जो गंगानगर में इंदुमलकोट गांव है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। इस कारण ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इंदुमलकोट के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। फिर आता है आपका हनुमानगढ़ में, ये टिब्बी गांव हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। टिब्बी कहाँ है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ में। और हम बात करें तो यहाँ से आपकी घग्गर नदी प्रवेश करती है राजस्थान में। घग्गर नदी की बात की जाए तो एकमात्र राजस्थान में प्रवेश आने वाली एकमात्र हिमाचल की नदी घग्गर है, जिसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। कालका की शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है घग्गर नदी हनुमानगढ़ में। और हम बात करें घग्गर नदी, तो घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र वो अकरा कहलाता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसको नाली के नाम से इसका पाट क्षेत्र कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र को, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इस नदी में ज़्यादा बाढ़ आती है तो इसका पानी चला जाता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। कहाँ चला जाता है? फोर्ट अब्बास तक। जैसे ये अंतर्वर्ती राजस्थान की आंतरिक नदी है। उसके बाद आती है मसी तावली हेड, जो कि ये भी हनुमानगढ़ में है गाँव। हनुमानगढ़ में यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। हनुमानगढ़ में है। यहाँ से शुरू होती है आपकी, प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर, IGNP, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है, ठीक है। तो आपकी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है? मसी तावली हेड हनुमानगढ़ से, ठीक है। तो ये चीज़ें 4 गांव हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे के ऐसे 2-3 गांव आपके दक्षिण में भी हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण के ऐसे कौन से गांव हैं जो ऐसे कैसे आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बोरकुंडा। बोरकुंडा ले लिया आपका। बोरकुंडा के बाद एक गांव आता है बोरखेड़ा। कौन सा गांव? बोरखेड़ा। नाम सेम है, जब आप पढ़ते हो तब तो आपको लगता है कि ये मुझे इनके बारे में याद है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तब हम बहुत ही कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में दबाव अलग ही प्रकार का होता है। तो बोरखेड़ा, बोरकुंडा और एक है खांदू गाँव। खांदू गाँव, ठीक है। तो ये 3 गाँव है, बोरकुंडा गाँव है, बोरखेड़ा गाँव है और खांदू गाँव है। अब हम बात करते हैं कि बोरकुंडा गाँव तो आपको पता ही है कि बांसवाड़ा में सबसे दक्षिणतम गाँव, बांसवाड़ा में, और यह सबसे दक्षिणतम है, दक्षिणी गाँव है, ठीक है। बोरकुंडा गाँव वैसे आपको ध्यान ही कि बांसवाड़ा में और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गाँव है। फिर आता है एक बोरखेड़ा गाँव। बोरखेड़ा गाँव भी बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा गाँव की बात करें तो यहाँ पर ये बांसवाड़ा में पड़ता है आपका, ठीक है। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में पड़ता है। और हम बात करें तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है बोरखेड़ा गांव में, माही बजाज सागर डैम, माही बजाज, ठीक है। तो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, माही नदी पर बना हुआ। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। माही नदी राजस्थान की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। सबसे पहले बांसवाड़ा पर प्रवेश करती है, उसके बाद जाती है प्रतापगढ़ में, फिर वहाँ से घूम कर आती है डूंगरपुर में, फिर चली जाती है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। सोम, माई, जाखम तीनों नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जो कि नवा टापरा गाँव डूंगरपुर। एक है खांदू गाँव। खांदू गाँव क्या है? तो खांदू गाँव की बात करें तो यहाँ से आपकी माही नदी प्रवेश करती है, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में। और यहाँ से माही नदी प्रवेश करती है, माही नदी प्रवेश, ठीक है। तो आपकी माही नदी प्रवेश करती है कहाँ से? तो खांदू गाँव बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, 4 गाँव ऊपर वाले और 3 गाँव नीचे वाले। ये कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा आपको करते हैं, इसलिए आपको ध्यान होने ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात चलेगी हमारी जिलों की, ठीक है। कौन कौन से ज़िले नए बने उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर आपके कौन से ज़िले की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकरण के समय कुल ज़िले कितने थे। एकीकरण के
आपके एकीकरण के समय जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण 7 चरणों में हो गया था। तब जिलों की संख्या थी 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले थे। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था तब जिलों की संख्या 26 थी। उसके बाद एकीकरण के जस्ट बाद गठित हुए थे, सॉरी जस्ट बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन 1982 में एक जिला गठित हुआ था। यानी पूर्ण एकीकरण के बाद सर्वप्रथम जो जिला गठित हुआ था, बना था, वो था आपका धौलपुर। कौन सा जिला था? और वो धौलपुर जिला था वो 27वां जिला था, क्योंकि 26 जिले तो थे एकीकरण के समय। उसके बाद 27वां बना था, वो बना था आपका धौलपुर बना था। धौलपुर की बात की जाएगी, धौलपुर की बात करें तो ये बना था आपका 1982 में बना था। कब? तो 15 अगस्त 1982 में, 15 अगस्त 1982 को कौन सा जिला बना था? 27वां बना था और धौलपुर बना था। फिर हम बात करें कि क्रमांक के हिसाब से 28वां कब बना है और कौन सा बना है, वो बात होगी। तो 28वां बना है आपका दौसा बना है। कौन सा? दौसा। ठीक है, दौसा कब बनता है? तो ये बनता है 1991 में। 1991 में। ये सीक्वेंस याद रखनी है कि 27वां कौन सा, 28वां कौन सा, 29वां कौन सा, इस प्रकार से आपको सीक्वेंस याद रखनी, क्योंकि सर्वाधिक जो पैटर्न है RMSSB का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो है इसमें सीक्वेंस सर्वाधिक पूछी जाती है। ठीक है, 29वां जिला कौन सा है? तो 29वां जिला आपका है 12 जिला। ठीक है, और ये बना था 1991 में। 1991 में लगभग ये 3 जिले, दौसा, 12 और राजसमंद, ये सीक्वेंस वाइज बने थे 1991 में। तो आपसे ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1991 में नहीं बनने वाला जिला कौन सा है, या फिर 1991 में बने 3 जिलों का क्रम कौन सा है, कौन कौन से जो 1991 में 3 जिले बने थे वो कौन कौन से, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, 30वां जिला बना था। 30वां जिला की बात करें तो वो आपका था राजसमंद। राजसमंद था। कौन सा जिला था? राजसमंद। ये भी 1991 में बना था। 1991 हो गया। फिर हम बात करते 31वां जिला, 31। 31वां जिला बना था, वो था आपका हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ आपका बना था 1994 1994 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 32वां आपका जिला बना है, वो 32वें नंबर पर आपका करौली बनता है। करौली कब बनता है? तो ये 1997 में बनता है, 1997। फिर 33वां जिला तो आपको पता ही है, आपका अपना प्यारा प्रतापगढ़ बना। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा RMSSB का जो प्रश्न पूछने का जो कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा संभावना यहीं से बनती है, क्योंकि जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आपके सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले जो चांस बनता है वो यहीं से प्रश्न पूछने का चांस बनता है कि 28वां जिला कौन सा है, 29वां जिला कौन सा बना, या फिर 1991 में बने 3 जिलों का क्रम कौन सा सही है। तो 1991 में 3 जिले बनते, दौसा, 12 और राजसमंद बनते। फिर 31वां जिला 1994 में हनुमानगढ़ बनता है। फिर 32वां जिला बनता है आपका करौली 1997 में। फिर हम बात करें 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को बनता है। तो ये जिले आपको याद रखने ज़रूर, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण होता है अंतिम चरण में, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो जाता है, तब तक यानी पूर्ण एकीकरण के समय की बात करें तो 26 जिले थे, यानी 26 जिले तो थे, लेकिन एकीकरण के बाद सर्वप्रथम गठित होने वाला जिला है वो आपका धौलपुर है। धौलपुर के बाद दौसा बनता है, फिर 12 बनता है, फिर राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। ठीक, तो अंतिम जिला बनता है आपका प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए कोई कमेटी तो बनी होगी, और उस कमेटी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, मैं तो यहाँ लिख लूँगा, लेकिन आपको भी ये नाम लिखना है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ के लिए कमेटी की बात की जाए तो एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी का नाम क्या मिलता है, तो वो है परमेश चंद्र कमेटी।
तो परमेश चंद्र कमेटी बनती। कौन सी कमेटी बनती? तो परमेश चंद्र कमेटी बनती। प्रतापगढ़ जिले के लिए परमेश चंद्र कमेटी बनती। ठीक है, अब हम बात करें तो इससे पहले भी एक कमेटी बनी थी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव कमेटी जो कि जयपुर को राजधानी बनाने के लिए कमेटी बनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये परमेश चंद्र कमेटी का गठन होता है। उसके बाद हम बात करें तो प्रतापगढ़ का गठन कितने जो जिले हैं उनसे हुआ है, तो 3 जिलों से। कौन कौन से हैं वो 3 जिले? 3 जिले में सबसे पहले आपका ले लेते हैं चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है यहीं से कि प्रतापगढ़ का गठन कौन कौन से जिलों से हुआ है। चित्तौड़गढ़, आपका बांसवाड़ा और आपका उदयपुर। कौन सा? आपका उदयपुर। तो प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों से होता है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रतापगढ़ से रिलेटेड आपको यही पूछ सकता है कि प्रतापगढ़ के लिए गठित कमेटी का गठन कमेटी कौन सी थी? तो परमेश चंद्र कमेटी। इसके अलावा 3 जिले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वर्तमान में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जिलों के नए जिले बनाने के लिए। उस कमेटी का नाम आपको इसी कमेंट बॉक्स में लिखना है। निर्माण जी के अकेडमी के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्या लिखना है कि वर्तमान में जो जिले बनाने के लिए एक कमेटी गठन की गई, उस कमेटी के अध्यक्ष या किसके नेतृत्व में वो कमेटी गठन की गई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि IAS डॉक्टर रामलुभैया कमेटी। IAS डॉक्टर रामलुभैया कमेटी। तो IAS डॉक्टर रामलुभैया कमेटी का संबंध किससे? तो नए जिले गठित करने से संबंधित ये कमेटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले कुछ जिलों की बात की जाएगी। यहाँ सबसे पहले आप क्या ले लेते हैं? प्याले की आकृति वाला, प्याले की आकृति, आपका प्याले की आकृति वाला कमेंट बॉक्स में जल्दी छापना है आपको। कौन सा जिला है? तो सीकर है। कौन सा? सीकर। फिर हम बात करें तो त्रिभुजाकार वाला जिला, त्रिभुजाकार कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम इसी डूंगरपुर में अवस्थित है, नवाटापरा गांव। फिर हम बात करते हैं तो जो आपका टोंक जिला है उसकी आकृति विषम कोणी चतुर्भुज के समान कौन सी है? कौन से जिले की विषम कोण चतुर्भुज? तो विषम कोणी चतुर्भुज की बात करें तो ये आकृति तो राजस्थान की भी है। सेम उसी प्रकार की आकृति किसकी है? तो आपके टोंक की है। टोंक की कहाँ की? तो टोंक की क्या प्रसिद्ध है? टोंक की 4 बेत प्रसिद्ध है। कौन सी 4 बेत? तो आपके ये 4 बेत वाला ये लोकनाट्य वाला टॉपिक भी इसमें है और हम ये भी पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो विषम कोण चतुर्भुज के समान आपकी टोंक की आकृति है। फिर हम बात करें तिलक के समान आकृति किस जिले की? तिलक के समान, तिलक के समान आकृति किसकी है? तो वो आपकी राजसमंद की मिलेगी। राजसमंद की किसकी? तो राजसमंद की। तो इस प्रकार ये छोटे मोटे नाम आपको याद रखने हैं। तो हमारा ये टॉपिक था राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। लगभग 20-25 मिनट के आपके सेशन में बहुत कुछ आपको सिखवा दिया है। तो यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। सर्वाधिक जो ये एकीकरण के जस्ट बाद जो जिले बनते हैं 5-6 जिले, उनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पुटअप होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।